वोट मांगने के लिए किसी के घर जाते थे तो घर के बाहर एक ताऊ जी बैठे होते थे, तो वो कहता कि मैं सारा वोट थाने देवांगा, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं और आपके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। और हर किसी के किसी ना किसी रिलेटिव के पैसे भी डूबे हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस तीसरी वीडियो में, जिसमें हम बैंकिंग इंटरव्यूज में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्या हमें सीआरआर के कंसेप्ट को खत्म नहीं कर देना चाहिए और सिर्फ जमा बीमा को जारी रखना चाहिए? क्या आप सहमत हैं? वी शुड एबॉलिश कंसेप्ट ऑफ सीआरआर एंड वी शुड हैव जस्ट इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट। डू यू एग्री? ये कहता है कि क्या क्या हमें सीआरआर खत्म नहीं कर देनी चाहिए? जरूरत क्या है सीआरआर को रखने की? सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो मोटा मोटी आप देखो 4% के करीब पैसा यहाँ पर हमारा लगा हुआ है। यदि हम एसएलआर की बात करें तो ये घूमती रहती है अराउंड 17-18 के अराउंड। तो मोटा मोटी आप मान लो तो 18% पैसा हमने इसमें रख रखा है। 4% पैसा तो कैश में ही पड़ा है बैंक का। फिर आरबीआई बैंक को ये कहता है कि आप टोटल एडवांसेस का 40% आप प्रायोरिटी सेक्टर को दो। 40% आपके लोन जो हैं वो ऐसे सेक्टर्स को दिए जाने चाहिए जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, वो सेक्टर्स जिनके ऊपर ध्यान देने की गवर्नमेंट को जरूरत महसूस होती है उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर को भी दे दें, वीकर सेक्शंस को भी दे दें। तो बैंक कहते हैं कि देखो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। एक तो सीआरआर आपकी बहुत ज्यादा है, फिर हमने एसएलआर में भी हमें पैसा रखना पड़ता है, फिर आप लोन में भी कहते हो कि 40% पैसा आप गरीबों को दे दो। तो बैंकों का ये मानना है कि हमारा फंड जो है ना, 50% फंड्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं आपके इस रेगुलेशन के कारण, इन रूल्स के कारण। तो बैंक अक्सर ये डिमांड करते हैं कि आप ये सारी बंदिशें हटा दो ताकि हम खुले रूप में अपना काम कर सकें, हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। लेकिन आरबीआई कहता है कि सीआरआर को रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि सीआरआर को रखना क्यों जरूरी है? देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि बैंक में किसी आदमी ने बैंक में 1,000 रुपए जमा कराए। सपोज करो कि 1,000 रुपए बैंक में जमा हुए और पूरी इकोनॉमी में, हाइपोथिकेशन हम ले लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में ओनली एक ही बैंक है, दूसरा कोई बैंक इकोनॉमी में नहीं है। और एक बार के लिए ये मानते हैं कि जितनी भी ये रेट्स है ना, रिजर्व रेशो जितने भी हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशो या जो भी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, बैंकों को जो पैसा अपने पास रखना होता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होता है, वो सारी रेट्स 10% है। एक बार के लिए हम इसे ये मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, बाहर से हमारा कोई लिंक नहीं है, और 10% सारी रेट्स कुल मिला के 10% है। तो देखो अब आदमी ने 1,000 रुपया बैंक में डाला, लेकिन हम जानते हैं कि बैंक में जितना भी डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंट लिक्विडिटी के रूप में रखना पड़ेगा, कैश के रूप में रखना पड़ेगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। हम तो बैंक क्या करेगा? बैंक इसका 10% रख लेगा, यानी कि 100 रुपए रख दिए। अब बैंक के पास कितने रुपए रह गए? बैंक के पास रुपए रह जाते हैं 900। ये 900 रुपए का लोन बैंक दे सकता है। अब बैंक ने ये 900 रुपए का लोन किसी आदमी को दे दिया, 1,000 रुपए यहां से हमारे पास आए और 900 रुपए का लोन हमने किसी को दे दिया। जब हमने 900 रुपए का लोन दिया तो जिस आदमी को लोन दिया उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे ना, या तो उसके अकाउंट में डालेंगे या उस आदमी ने जिसको पैसे देने हैं उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे। जैसे कि कार का लोन है मान लो, तो कार का लोन जो होता है उसमें लोन का पैसा किसके अकाउंट में डाला जाता है? कार के डीलर के अकाउंट में डाला जाता है। लेकिन हमने माना था कि पूरी इकोनॉमी में कितने बैंक हैं? एक ही बैंक है। तो ये 900 रुपया वापिस से किसी ना किसी के अकाउंट में आ जाएगा।
जब ये पैसा वापस किसी के अकाउंट में आया तो बैंक फिर इसमें से कितने रुपए काटेगा? 10% काटेगा, और 90 रुपए काट करके 810 रुपए आगे किसी और को लोन दे देगा। इसी तरीके से ये चक्कर आगे चलेगा। आगे क्या होगा? आगे ये 810 रुपए किसी के अकाउंट में जाएंगे, फिर ये 810 रुपए पर 10%, यानी कहने का मतलब 81 रुपए, तो 729 रुपए किसी और के अकाउंट में लोन के रूप में जमा कर देंगे। अब ये लोन किसी को 729 रुपए दिए, उस आदमी ने आगे किसी को पैसे दे दिए, उसने भी ये पैसा बैंक में डाल दिया 729 रुपए, फिर इसका 10% हो गया 72.9। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी ना? तो 656 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए किसी आदमी ने बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो 900 रुपए का लोन किसी को दे दिया, वो 900 रुपए दोबारा बैंक में आ गए, फिर वो 900 रुपए का आगे लोन 810 दे दिया, 810 फिर बैंक में आ गए, फिर 810 का लोन। इस तरह से ये सारी चेन आगे चलती रहेगी। जब हम इनको जोड़ करते हैं, हमने देखा कि मान लो कि आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट चलाया था, 1000 रुपए की करेंसी प्रिंट करी थी, लेकिन बैंक में डिपॉजिट कितना हो चुका है? 3400 रुपए। अब ये आगे भी चलता रहेगा। हमने देखा कि ये जो इनिशियल एक्चुअल डिपॉजिट था, जिसको आगे से आगे बैंक ने अपने डिपॉजिट के रूप में कन्वर्ट करा, वो इसका 3.5 गुना डिपॉजिट इसमें हो चुका है। यानी कहने का मतलब क्या है? यदि आपके अकाउंट में 3000 रुपए जमा पड़े हैं, तो वो कहाँ पड़े हैं? आपकी पासबुक में तो पड़े हैं ना। वो बैंक ने कोई 3000 रुपए अलग थोड़ा ना रख रखे हैं, वो 3000 रुपए किसी और को दे दिए, वो बंदा फिर पैसे जमा करा गया, फिर उस पर आगे लोन दे दिया। इसको हिंदी में कहते हैं साख सृजन। साख सृजन कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्रेडिट फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट फॉर्मेशन। एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि बैंक मुद्रा का निर्माण करते हैं, तो सामने वाले कैंडिडेट ने कहा कि सर बैंक मनी तो प्रिंट करते ही नहीं इंडिया में, आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन वो इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि बैंक मुद्रा का, मनी का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। मान लो यहां पर आरबीआई ने 1000 रुपए प्रिंट करके चलाए थे, लेकिन बैंकों में डिपॉजिट कितना पड़ा है? 3500 रुपए पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई द्वारा चलाए गए नोटों से कई ज्यादा बैंकों ने क्रेडिट का फॉर्मेशन कर दिया, क्रेडिट फॉर्म कर दी। बैंकों ने नई एक तरह से करेंसी, आप मोटे तौर पर कह सकते हो कि इन्होंने नई मुद्रा ही बना दी। अब देखिए, मान लो किसी दिन ये सारे आदमी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये सारे आदमी किसी दिन आगे एक साथ ही कि हमें हमारा पैसा निकालना है, तो इनको तो लोन दिया हुआ है, किसी को 5 साल के लिए दिया था, किसी को 2 साल के लिए दिया है, तो क्या होगा? बैंक के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी यदि सारे एक साथ मांगने आ जाएं। उस केस के अंदर बैंक सरवाइव नहीं कर सकता। इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन। जब सारे लोग बैंक की तरफ दौड़ने लग जाते हैं तो बैंक रन हो जाता है, और बैंक रन की स्टेट को संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक बार किसी बैंक की अफवाह उड़ गई कि ये बैंक फेल हो रहा है। आप जानते हैं आरबीआई ने क्या करा? यानी बैंक फेल हुआ तो नहीं था, लेकिन लोगों ने क्या किया? उस बैंक की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग, ब्रांचों में भीड़ लग गई। आरबीआई ने क्या किया कि अपने करेंसी के ट्रक जो थे, ट्रक्स, वो बैंकों की ब्रांचों के बाहर, उस बैंक की ब्रांचों के बाहर खड़े कर दिए कि बोलो किसको पैसे चाहिए, हम देते हैं। तो लोगों में विश्वास आ गया कि नहीं यार, बैंक तो नहीं डूब रहा, और आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं डूबता बैंक ये। तो विश्वास ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बैंक के सामने एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अपनी लिक्विडिटी कुछ बैंक के पास होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमें पैसे की, जिसमें बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ जाए, तो वो लिक्विडिटी काम आ सके। तो इसके लिए आरबीआई ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या रखा है? सीआरआर का कंसेप्ट रखा है, कैश रिजर्व रेशियो का कंसेप्ट रखा है। तो आप कह सकते हैं कि सर सीआरआर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीआरआर बैंकिंग
प्रणाली में, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को बनाए रखता है। ठीक है, फिर कहता है कि देखो और कंट्रीज में क्या है, आप ये जानते हैं कि सीआरआर जो है ये डिपॉजिटर्स को सेफ गार्ड करने के लिए है कि जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया है उनको कभी जरूरत पड़े तो वो पैसा निकाल सके, मतलब उनको देने के लिए बैंक के पास पैसा हो, लिक्विडिटी हो। ये कहता है कि यदि आपके पास डिपॉजिट इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, जैसे आप जानते हैं डीआईसीजीसी कल आपको कराया था, 1961 में बना था, और कितने लाख तक का डिपॉजिट्स इंश्योर्ड होते हैं एक कस्टमर के एक बैंक में, 5 लाख रुपए तक के। वो कहता है कि 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट तो आपका इंश्योर्ड ही है, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है, तो ये कहना चाह रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इंडिया में इंडियन सिनेरियो को देखते हुए लोगों की बैंक में डिपॉजिट्स रखने की काफी टेंडेंसी है। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते लेकिन बैंक में डिपॉजिट रखना पसंद करते हैं, और लोगों की पूरे जीवन भर की पूंजी भी बैंकों में होती है। सारी जिंदगी पैसा कमाया, रिटायरमेंट का पैसा बैंक में पड़ा है। तो इस सिचुएशन में किसी भी तरह की रिस्क से बचाने के लिए ये सीआरआर का कंसेप्ट रखा गया है। और एक चीज आपको बताता हूं, जब कभी भी कोई ऐसी चीज के बारे में आपसे सजेशन मांगे जाएं जो या तो चल रही है और काफी लंबे समय से आप जानते हैं कि वो चल रही है और वो अच्छी चल रही है, या फिर सरकार कुछ करने जा रही है, तो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाना। तो आप यही कहिए कि सर मेरा मानना है कि सीआरआर होनी चाहिए भारत। व्हाट आर द टू मेन प्रॉब्लम्स बैंक्स आर फेसिंग टुडे, व्हाट शुड बी डन टू सॉल्व देम। बैंकों के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनपीए की। आप सब जानते हैं कि एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंकिंग प्रणाली में और क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, एक आपने देखा होगा कि साइबर सिक्योरिटी, बताओ ये एक प्रॉब्लम है या नहीं है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत में फिशिंग अटेम्प्ट, भारत का कोई ऐसा सिटीजन नहीं है जिसके पास कौन बनेगा करोड़पति से फोन आया हो कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। ठीक है, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं और आपके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है, और हर किसी के किसी ना किसी रिलेटिव के पैसे भी डूबे हैं। इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन बैंक्स की बात करें तो, क्योंकि लोग जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। फिशिंग अटेम्प्ट्स बहुत हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कैपिटल, कैपिटल की कमी है बैंकों के पास। पूंजी, पूंजी देखो, जब हम कोई धंधा शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए, खुद का पैसा, उसको बोलते हैं पूंजी, उसको बोलते हैं कैपिटल। भारत में बैंकों को रिकैपिटलाइज किया बहुत बहुत बार सरकार ने। बैंक अपनी कैपिटल के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? सरकार पे डिपेंड है। लेकिन उनको अपने एक्सपेंशन के लिए या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है बैंकों के पास। तो कैपिटल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साइबर सिक्योरिटी भी है और एनपीए भी है। इसके अलावा जो रिसेशन है, रिसेशन का मतलब मंदी। देखो, यदि मंदी होगी तो क्या होगा? जो कंपनियां होंगी, जो फर्में होंगी, वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाएंगी। एक होती है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, कॉमर्स वालों को विशेष तौर पे पता होना चाहिए व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में मान लो मंदी है, तो कंपनियां जो होंगी उनकी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, मतलब वो भी अच्छी, उनके पास कोई अच्छी कमाई नहीं होगी कंपनियों की। एक तरफ तो कंपनियों की बैलेंस शीट खराब होगी, फिर वो कंपनियां बैंकों का लोन नहीं चुकाएंगी, और जब वो बैंकों का लोन नहीं चुकाएंगी तो क्या होगा? बैंकों का लोन नहीं चुकाएंगी तो बैंकों की बैलेंस शीट भी खराब हो जाएगी। इस तरह से एक तरफ कंपनियां हैं और दूसरी तरफ बैंक है, दोनों की बैलेंस शीटें खराब हो जाती हैं। इसलिए इसको कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। जब कंपनी की बैलेंस शीट खराब होने से बैंकों की बैलेंस शीट खराब होती है। भारत में क्या है, जैसे भी कोविड का टाइम चला, रिसेशन चली, तो उससे अब क्या है, ग्लोबल रिसेशन भी है, उसके कारण कंपनियों की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम्स हैं, उस कारण से बैंकों की बैलेंस शीट पे भी उसका प्रभाव पड़ा है। इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। आगे चलिए,
बैंक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल के बारे में आपका क्या नजरिया है? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट स्ट्राइक्स बाय बैंक एम्प्लॉइज? अब मुझे अपने मन से पूछना है, क्या बैंक में स्ट्राइक होती है? होती है। और बैंक में स्ट्राइक होती है तो क्या बैंक की यूनियन होती है? हम कहते हैं होती है। और क्या यूनियन स्ट्राइक करती है, और ये तो अखबारों में भी आता है कि स्ट्राइक होती है, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं परमिशन तो देती है स्ट्राइक करने की, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्राइक जो होती है वो करना, आप परमिशन लेकर के स्ट्राइक में पार्ट लेते हैं, वो सही है। लेकिन जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो, आप भी मैनेजमेंट के एक पार्ट बनेंगे, लेकिन आप लोअर मैनेजमेंट में होंगे, आपसे ऊपर भी अफसर होंगे। उनको नहीं अच्छा लगेगा कि आप स्ट्राइक में जाओ, और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपसे नीचे वाले लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन करते सारे हैं। तो यहाँ पर एक संतुलित सा जवाब हमें देना होता है। देखो, आज की तारीख में बैंक एम्प्लॉयज की यदि कोई डिमांड्स हैं तो वो उनके मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए यूनियन होती है, लेकिन यूनियन की मीटिंग होती है फिर जब कोई डिमांड होती है। तो यहाँ पर आप ये वर्ड बोल सकते हैं कि सर कोई परमानेंट चैनल होना चाहिए। आप कहिए कि सर मेरा मानना है कि बैंक की मैनेजमेंट तक एम्प्लॉयज की डिमांड्स को पहुंचाने के लिए वार्ता का एक परमानेंट चैनल होना चाहिए, और इस चैनल के माध्यम से बातचीत चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये तो अच्छी बात है। और यदि बातचीत चलती रहेगी तो क्या होगा? बहुत सारी बातें सुलझ जाएंगी। पीरियोडिकली बात होनी चाहिए। और सर मेरा मानना है कि स्ट्राइक जो है वो रेयर केसेस में ही की जानी चाहिए। हमें बातचीत के रास्तों को अपनाना चाहिए। अब जैसे कई बार होता है कि कंट्री की कोई प्रॉब्लम है, उसमें हम सीधा ब्लंटली ये नहीं कह सकते कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही बैलेंस सा वर्ड है बातचीत, कम्युनिकेशन। और जहां तक किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की कोई समस्या है और वो उसको सुलझाया जा सकता है, तो बैंक की मैनेजमेंट को उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देना चाहिए। जैसे कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की जो सुलझाई जा सकती हैं, तो यदि कभी आप भी ऑफिसर बनो तो आपके जो नीचे वाले लोग हैं हमेशा उनको खुश रखो। यदि वो खुश रहेंगे तो वो आपका काम अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि आप किसी से काम आपको करवाना है तो उसकी इच्छा के बिना आप उससे काम नहीं करवा सकते। और खास तौर पर उन जॉब्स में जिसमें एग्जिट बहुत मुश्किल है, बैंक जॉब्स, जैसे आप आरआरबी में लगने जा रहे हैं या फिर आप नेशनलाइज बैंकों में लगेंगे, तो वहां पर लोगों को निकालना आसान नहीं है। तो जब लोगों को निकालना आसान नहीं है तो लोग आपकी बात क्यों मानेंगे? फिर मानेंगे आपके विश्वास से। आप जब उनके सुख दुख में काम आओगे, उनको कोई जरूरत होगी तो आप उनके साथ खड़े हो, तो दे विल ऑलवेज बी विद यू। बचत खाते की ब्याज दरों को विनियमित नहीं करना क्या एक अच्छा कदम है? ये एक पुराना क्वेश्चन हो गया है। ये बहुत टाइम पहले बैंक में पूछा गया था इंटरव्यूज में। आपको पता होगा कि पहले सेविंग बैंक अकाउंट में आरबीआई ने फिक्स कर रखा था कि 4% इंटरेस्ट रेट देनी है, फिर उसको 3.5 तक कर दिया था। आज की तारीख में तो आरबीआई सिर्फ इतना कहता है कि 1 लाख तक के डिपॉजिट पर आपकी यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए। मतलब आरबीआई की तरफ से कोई वो नहीं है कि इतनी ब्याज दर होनी चाहिए, इतनी इंटरेस्ट रेट सेविंग पे होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसकी काफी एड भी आती थी, वो 6% इंटरेस्ट रेट देता था, है ना, आरबीआई सेविंग बैंक अकाउंट में। अब देखो ये फैसला आरबीआई ले चुका है, तो आप ये कहिए कि सर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब आरबीआई ने सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया तो बैंकों ने नए प्रोडक्ट निकाले। मैंने कल आपको बताया था, जैसे एक अकाउंट मैंने बताया था जो एसबीआई ने निकाला, वो क्या था? सेविंग्स प्लस। उसमें बैंकों ने क्या ऑफर करा? बैंकों ने ये ऑफर करा कि जो आपका पैसा सेविंग में पड़ा है वो ठीक है, हम उसकी अपने आप एफडी बना दिया करेंगे। यानी सेविंग अकाउंट पर कस्टमर्स को कौन सा इंटरेस्ट मिलने लग गया? एफडी वाला इंटरेस्ट मिलने लग गया, जो 7% होता है, 8% भी होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इससे कस्टमर्स को नुकसान नहीं हुआ, उल्टा कस्टमर्स को फायदा हो गया। बैंक उल्टा ज्यादा इंटरेस्ट भी ऑफर करने लग गए। तो आपने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि सर आरबीआई ने जब ये स्टेप उठाया उसके बाद से बैंकों ने नए प्रोडक्ट मार्केट में निकाले, जैसे कि सेविंग प्लस।
जिसमें सेविंग अकाउंट के अंदर एफडी का भी ब्याज मिल जाता है। कल मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो कल वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, BSBDA, इट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके बारे में मैंने कल बता दिया था। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट उन लोगों के लिए खोला जाता है जिनके पास पूरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो इस अकाउंट में किसी भी समय इसका बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता और पूरे साल में इस खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता। पूरे साल में इस अकाउंट का क्रेडिट समेशन कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये होता है BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ये मैंने कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बता दिया था। कौन सा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, भारतीय या पश्चिमी? पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे US, UK, ये जो कंट्रीज हैं, और एक इंडिया। आप बताइए आपको कौन सा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगता है, कमेंट करके बताइए कौन सा बैंकिंग सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर मैं आपको इसका आंसर मेरे हिसाब से दूंगा कि मुझे कौन सा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगता है। विनोद रेगर जी कहते हैं हमें तो इंडिया का लगता है, वेरी गुड। और मेरे हिसाब से भी इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कहेंगे सर मेरे विचार में इंडिया का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में बैंकों के ऊपर RBI का बहुत अच्छा नियंत्रण है। अब क्या नियंत्रण है वो आपको पता ही है। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं यहां पर, आप उनकी फुल फॉर्म में मुझे बताना। आप ये 4 वर्ड बोल दो, आपका आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कहिए कि सर हमारे यहाँ पर CRR और SLR का सिस्टम है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन RBI द्वारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रखना पड़ता है। इसके अलावा जिन बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जिन बैंकों के लोन खराब होते हैं ज्यादा, उन पर RBI क्या लगा देता है? PCA। PCA की फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पता है ना, ये भी क्वेश्चन भी आएगा। अभी कौन से बैंक को PCA से निकाला है? लास्ट बैंक था जो PCA में था। PCA का मतलब RBI रोक लगा देता है उस बैंक पे कि आप कोई लोन नहीं दोगे आगे से, बस करो, आप पहले अपने सही करो पुराने लोन। इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, वेरी गुड। तो PCA बोल सकते हैं सर, जैसे PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी RBI द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा सर उनके एडवांसेस पे भी काफी कंट्रोल है। देश के हर नागरिक तक बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचे, इसके लिए RBI ने लोन्स का भी, जैसे हम बात करें RRB में, तो 75% हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को देना जरूरी है। आप जितने लोन दोगे उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। और राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे PNB, SBI वगैरह, इन सारे बैंकों को 40% देना है। तो आपने कंट्रोल तो पूरा कर रखा है ना RBI ने। तो आप कह सकते हैं कि सर इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बैंक रन नहीं होते जैसे वेस्टर्न। आप बैंक्स को देखो, जैसे अभी लेमन ब्रदर्स बैंक था, बहुत बड़ा बैंक था US का, वो फेल हो गया था 2008 में। तो इस तरह से बड़े बैंक नहीं होते। और इंडिया में जो छुटपुट घटनाएं हुई भी हैं पिछले 1-2 सालों में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से RBI ने उनको बचाया है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक वगैरह, ये सारे बैंकों का, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर देखो, ये हम बात करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस रखे हो जाते हैं। क्या जरूरत पड़ी है RBI को ये कहने की कि आपको 18% लोन एग्रीकल्चर को देना ही देना है, आपको वीकर सेक्शंस को, कमजोर वर्गों को, SC ST को लोन देना ही देना है। देखो यदि कोई विकास है, यदि हम कह रहे हैं कि किसी देश में विकास हो रहा है, विकास क्या होता है बाय द वे? व्हाट इज विकास? व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास क्या होता है? बड़ी बड़ी रोड्स का बन जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बन जाना, क्या यही विकास होता है? या फिर कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप जा रहे हो, बहुत विकास हो गया, वो भी विकास है। लेकिन विकास की सही परिभाषा है
ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास होना। आपका देश विकसित हो गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन असली विकास वो है कि लोगों की जीने की उम्र तो बढ़ी, लोगों की जीने की क्वालिटी इंक्रीज हुई, आपके यहाँ की हवा बहुत साफ है, आपके यहाँ बच्चे सारे स्कूल में जा रहे हैं, सारे लोग एजुकेटेड हैं, आपके यहाँ पर पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं किया जाता, तो हम कहेंगे कि वो देश वास्तव में विकसित है। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट में ये भी नहीं है कि चंद लोगों का विकास, कि आप कहें कि 10 लोगों का विकास हो गया 100 में से, नहीं। आजकल एक वर्ड अपने दिमाग में बिठा लो, क्या वर्ड है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी विकास, ऐसा विकास जो समाज के हर वर्ग को समावेशित करता है, उसको समावेशी विकास कहते हैं। इंक्लूसिव, विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप कह रहे हो जी विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो गया, लेकिन आपने देखा कि उस विकास के प्रक्रम में महिलाएं तो है ही नहीं, उस डेवलपमेंट में SC ST का कोई योगदान ही नहीं है, समाज में डिफरेंशिएशन है, तो वो विकास ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता। और जो विकास ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता, फिर वो विकास भी नहीं होता। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें समाज के हर वर्ग का विकास हो। इसीलिए देखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए तो वीकर सेक्शंस को लोन दिए जाते हैं, है ना। सरकार कहती है कि आप महिलाओं को लोन देने हैं, आपने अनुसूचित जाति को लोन देने हैं, आपने किसानों को लोन देने हैं। इसका मतलब आप बैंक हो, लेकिन आपको चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, आपको चलाने का मकसद लोगों की सेवा करना भी होना चाहिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन से बैंक अच्छे होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और प्राइवेट, और क्यों? आपको कौन से बैंक अच्छे लगते हैं? सार्वजनिक अच्छे लगते हैं या प्राइवेट अच्छे लगते हैं? ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं फंसाने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से बच करके निकलना होता है। जैसे यदि हम बात करें, मेरा इंटरव्यू था 2008 में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इंटरव्यू था। मैं इंटरव्यू में बैठा था, उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं राजस्थान से आया हूँ। उन्होंने कहा कि श्री अशोक गहलोत और श्रीमती वसुंधरा राजे, दोनों में से आपको कौन अच्छा लगता है? अब दो में से एक को चुनना था, जहां भी दो में से एक को चुनना हो, थोड़ा सा सोच लो। मैंने कहा सर मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, किन्हीं भी दो पर्सनैलिटीज की हम कंपैरिजन नहीं कर सकते सर, उनकी अपनी खूबियां हैं, इनकी अपनी खूबियां हैं। तो मैंने तो इस तरह से कह के मैं बच गया था। यहाँ पर भी देखो, आप इंटरव्यू दे रहे हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो थोड़ा बहुत आपका झुकाव तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की तरफ होना चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सरकार इस समय थोड़ा सा उस मोड में भी चल रही है कि जहां पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को प्राइवेट भी किया जा रहा है। तो अब आंसर एक, मतलब एक रस्सी है, उसके ऊपर आप चल रहे हो, आपको बैलेंस बनाना है, ना तो इस तरफ झुकना है, इस तरफ भी नहीं झुकना, लेकिन बात भी कहनी है अपनी। ठीक है, आप कहिए कि सर इकोनॉमी में दोनों तरह के बैंक्स का, जब इस तरह का आंसर आ जाए तो दोनों की अच्छाइयां बताओ। सर जहां जहां तक हम बात करें तो इकोनॉमी में दोनों तरह के बैंक्स का अपना अपना रोल है। सर जहां तक हम पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात करें तो सर वो मास बैंकिंग करते हैं। मास बैंकिंग का मतलब एक बहुत बड़े तबके तक अपनी सेवाएं देते हैं। सर दूर दराज के गांवों में भी उनकी ब्रांचें देखने को मिल जाती है। तो सर हमारे देश की विकास गाथा में, हमारे देश की डेवलपमेंट की हिस्ट्री में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर हम यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सर वो इनोवेशन करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। उनके पास ज्यादातर इंडिया में जो इनिशिएटिव्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो नए इनिशिएटिव आते हैं, जैसे अब देखो व्हाट्सएप बैंकिंग, है ना, कोई प्राइवेट बैंक बोट का इस्तेमाल कर रहा है, रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें ज्यादातर कहाँ शुरू होती हैं? प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में शुरू होती हैं। तो आप कहते हैं कि सर उनके पास उनकी अच्छा इनोवेशन होता है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्लास बैंकिंग करते हैं। क्लास बैंकिंग का मतलब किसी समाज के एक वर्ग तक, एक क्लास तक अपनी सर्विसेज देना, अपनी फैसिलिटीज देना। क्लास का मतलब अपर क्लास,
तो आप ये, अब ये थोड़ा सा इतना ज्यादा क्लियर नहीं बोलना, आप कहना कि सर कहीं ना कहीं उन पर ये आक्षेप लगता है कि वो क्लास बैंकिंग करते हैं, वो मास बैंकिंग नहीं कर पाते। इसमें इनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनके अंदर प्राइवेट व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ है, और प्राइवेट व्यक्तियों का एक उद्देश्य ये भी होता है कि उनको लाभ कमाना होता है, तो क्लास बैंकिंग तो होएगी फिर। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, उनका उनके दो उद्देश्य होते हैं, लाभ तो कमाना है, लेकिन लाभ के साथ साथ सेवा भी करनी है। तो आप देखो बहुत सारे काम जो लोगों की सेवा वाले हैं, जैसे देखो जन धन अकाउंट खुले, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने खोले। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनके लोन कहाँ मिलते हैं? पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में मिलते हैं। अभी आप देखो आधार बनाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का काम भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं। तो सर मेरा मानना है कि आज की डेट में देखा जाए तो सेवा वाले उद्देश्य के कारण मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता देता हूं। हाँ, यदि प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी और ज्यादा लोगों की सर्विस करें और समाज के गरीब लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, तो सर ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। आपने ये क्लियर कर दिया कि आपको इनसे कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि ये लोगों की सर्विस करें। ठीक है, वो बता रहे हैं कि देखो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ये तो गांवों में भी बैठ जाते हैं, गांवों में इनकी ब्रांचें होती हैं जहां पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं आमतौर पर वो गांवों में उनकी उतनी ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है, ये सारा है। बैंक महिला सशक्तिकरण में क्या भूमिका निभाता है? चलो अपने ऐसे करते हैं, अपने सबसे पहले वो सारे काम लिखते हैं जहां बैंक वुमेन को क्या क्या फैसिलिटीज देता है। आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्वेश्चन लड़कियों से पूछा जाता है। आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट है। इसका मतलब सबसे पहले तो जॉब भी तो देता है बैंक, बैंक आपको जॉब दे रहा है। और देखो बैंक एक मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में भी होते हैं जिनकी ब्रांचेस और कंट्रीज में भी होती हैं। आप बताओ कि ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जो आपके गांव तक पहुंच जाती है और अपनी ब्रांच खोल लेती है? मेरे हिसाब से आपको पूरे गांव के अंदर और कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं मिलेगी एक के अलावा, और वो बैंक होता है। इसका मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी आपको आपके घर में जॉब दे देती है और उसमें महिलाओं को जॉब करने का मौका भी मिलता है। तो क्या ये कम विमेन एम्पावरमेंट नहीं है? ये विमेन एम्पावरमेंट है। ये महिलाओं को, जो महिला कमाने लगी, इसका मतलब उसकी घर में इज्जत वैसी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देता है। सेकंड हम बात करते हैं और क्या देता है बैंक। देखो विमेन एम्पावरमेंट में और जो लोग जॉब भी करते हैं उनको देखो लीव्स भी मिलती हैं और एक मैटरनिटी लीव भी मिलती है। अभी 7-8 महीने पहले आईबीपीएस एसओ के इंटरव्यू थे और उसमें एक हमारे पास स्टूडेंट आते थे और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उस समय वो प्रेग्नेंट थे। ये हुनर जी जानते हैं, ये भी उस समय इन्होंने इंटरव्यू दिया था उनके साथ। तो कहने का मतलब क्या था, उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि मैटरनिटी। तो देखो बैंक और भी सरकारी डिपार्टमेंट 6 मंथ की लीव भी देते हैं, 6 महीने की छुट्टी जिसमें आपको सैलरी मिल रही है, और ये जिंदगी में 2 बार आपको मिलती है वुमेन को। ये मानते हुए कि यदि कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो पूरी सोसाइटी के लिए ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 6 महीने किसी आदमी को घर बिठा के खिलाना, क्या कोई और एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। सरकार कर सकती है या बैंक करते हैं। इसका मतलब ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये तो आ गई जॉब की बात कि जॉब के हिसाब से लोगों को एम्प्लॉय करता है बैंक और उनको अच्छी फैसिलिटीज देता है। और वैसे आपको मैं बता दूं, रूल तो ये भी है कि यदि किसी डिपार्टमेंट में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं तो वहां पर एक क्रैच भी बनाया जा सकता है जिसमें उनके बच्चों को देखने के लिए किसी की ड्यूटी होती है जहां पर बच्चे खेलते रहते हैं और वुमेन जो है वो जॉब करती रहती हैं। मैं अभी थोड़ा समय पहले चंडीगढ़ गया एक ऑफिस में, मैंने देखा कि वो बहुत बड़ा ऑफिस था, वहां पर एक रूम था जहां बच्चे खेल रहे थे। और बाद में पता चला कि उस ऑफिस में जो भी महिलाएं काम करती हैं, जो भी वुमेन काम करती हैं, वो सारे उनके बच्चे वहां खेलते हैं। तो ये भी सरकार के खर्चे पर।
तो ये तो एक चीज होगी, इस चीज को जरूर मेंशन करना है। जो सर मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बैंक योगदान देता है, इसी कारण तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। फिर देखो इसके अलावा बैंक की डिपॉजिट फैसिलिटीज होती हैं, कई एडवांसेस होते हैं, जो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, ये बता सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं एसएचजी, जैसे अब मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी बताया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि गरीबी से लड़ना है तो एक आदमी नहीं लड़ सकता, सारे लोग मिलके लड़ो, समूह बना करके लड़ो और गरीबी पे प्रहार कर दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये वाला जो मॉडल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये भी महिलाओं के लिए है, वुमेन के लिए, और इसमें बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। महिलाएं मिलकर के कोई काम करना चाहती हैं, जैसे मान लो पापड़ बनाना चाहती हैं और पापड़ को बेचना चाहती हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अपना काम शुरू कर लेती हैं। और भारत में महिलाओं ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे हैं, जैसे लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा आपने, एड भी आती है लिज्जत पापड़, है ना, वो महिलाओं द्वारा संचालित है। तो इस तरह से बैंक उनको असिस्टेंस भी देता है। इसके अलावा देखो लॉकर फैसिलिटी भी तो होती है बैंक में। लॉकर फैसिलिटी में ज्यादातर कौन इसको यूज करता है? महिलाएं यूज करती हैं, तो महिलाएं बैंक में आती हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा बहुत सारे बैंक भी खोले जाते हैं महिलाओं के लिए, जैसे एक बैंक खुला था भारतीय महिला बैंक, लेकिन वो अभी मर्ज हो गया एसबीआई के अंदर। इसके अलावा कई कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो महिलाओं के लिए खोले जाते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे बैंक देखे हैं महिलाओं के नाम पर खोले जाते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर एक वर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, गर्ल्स से ये क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं कि महिला एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। देखो किसी का भी यदि आपको एम्पावरमेंट करना है तो उसको आप निर्णय लेने की क्षमता दे दो, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन। घर में शक्तिमान कौन होता है? शक्तिमान वो होता है जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, हम कहते हैं कि उसकी चलती है घर पे। इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है उसके पास निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। आप वैसे कह दो कि तेरे नाम से ये लगवा दिया, तेरे नाम से ये घर ले लिया, लेकिन वो घर बेचने की शक्ति उसके पास नहीं है, उस घर में किसी को किराए पे बिठाने की शक्ति उसके पास नहीं है, तो फिर उसका कोई सशक्तिकरण नहीं है, वो सिर्फ उसके नाम का यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन एम्पावरमेंट होता है जब उसको डिसीजन लेने की पावर मिल जाती है। जैसे मान लो, जैसे हम पंचायतों की बात करते हैं, ठीक है, पंचायत में उन्होंने कह दिया कि 50% सीटें जो हैं वो महिला के लिए रिजर्व्ड हैं, महिला प्रधान बनेगी लेकिन महिला बनेगी। अब पंचायत में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रख दिया, लोग कहते हैं कि महिलाओं ने क्या काम करना है, ये तो घूंघट निकाल के बैठ जाएंगी वहां पर। लेकिन देखो इससे भी एम्पावरमेंट होता है। कैसे एम्पावरमेंट होता है? देखो आमतौर पे क्या होता था कि जब कोई आदमी वोट डालने के लिए जाते थे, वोट मांगने के लिए किसी के घर जाते थे, तो घर के बाहर एक ताऊ जी बैठे होते थे। वो कहते कि हमारे घर पे 26 वोट है, हमारा घर है 26 वोट है, माने वोट दो। तो वो कहता कि मैं सारा वोट थाने देवांगा। वो अपने घर आते थे और घर आकर उनको सारे बंदों को बोल देते थे कि आप सारों ने अपना वोट इस आदमी को डालना है। महिलाएं जो होती थी उनको कुछ नहीं पता होता था, वो अपना वोट उनको डाल आती थी। लेकिन हम देखें तो वोट का मतलब क्या था? मतदान। और मत का मतलब क्या होता है? ओपिनियन। अपनी ओपिनियन बनाना किसी के बारे में, और अपनी ओपिनियन सर वहां बताना कि मेरी ये ओपिनियन है, ये आदमी सही है। फिर सरकार ने क्या करा? सीटें रिजर्व कर दी कई स्टेट्स के अंदर महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होगी। अब चुनाव में कौन कौन खड़ी होगी? महिलाएं। मान लो कि उनको पुरुषों ने ही खड़ा किया, आदमियों ने खड़ा किया, लेकिन वो महिलाएं वोट मांगने लगी। अब उनके साथ 6-7 महिलाएं और आ गई। अब देखो वो 6-7 महिलाएं जो आई, वो भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन वो सामने जो चल रही थी उसकी पॉलिटिकल एजुकेशन हुई, उसके साथ साथ उनकी भी एजुकेशन हुई, पॉलिटिकल एजुकेशन। फिर वो जब वोट मांगने किसी के घर गई, तो बताओ क्या वो बाहर उन ताऊजी से मिलकर के ही वापस लौट जाएंगी, या वो घर के अंदर भी जाएंगी महिलाओं से मिलने के लिए?
बिल्कुल, वो घर के अंदर भी जाएंगी और उन महिलाओं से भी वोट मांगेंगी। फिर उन्होंने उन महिलाओं से वोट मांगा, तो उनके पास पहली बार कोई वोट मांगने आया था। अब उनको फिर मतदान करना था, तो उन्होंने देखा कि किसको वोट डालें। हो सकता है कि पहली बार उन्होंने सुंदरता देख करके वोट दे दिया कि वो ज्यादा देखने में अच्छी लग रही थी, या उसकी बात करने का तरीका अच्छा था, चलो उसको वोट दे देते हैं। एक बार हो गया। अगली बार उसको किसी ने समझाया कि जो तुम ये पानी लेकर के इतनी दूर से मटकी में लेकर के आ रही हो, इस समस्या का सोल्यूशन इस वोट देने से निकलेगा। अगली बार जब कोई वोट मांगने आएगा तो वो महिलाएं उससे पूछती हैं कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। तो देखो क्या हो रहा है, महिला का उसमें आने से, चाहे उनको धक्के से लाया गया, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल एजुकेशन होती है। यदि ब्रांच में एक महिला बैठी है तो उसको देख करके और महिलाएं भी तो आती है ना, तो वुमेन एम्पावरमेंट होता है। और हमारे समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? या तो वैसे किसी के पास हो, या फिर जिसके पास पैसा होता है उसके पास निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। यदि महिला कमा रही होती है तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी कई दफा होती है। तो सही लोकतंत्र है ही वही जहां एक व्यक्ति एक वोट हो, एक आदमी का एक वोट हो। लेकिन जहां पर एक आदमी कहे कि मेरे पास 26 वोट है, तो वो सही डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरह से यदि हम समावेशी विकास की बात करते हैं, तो ब्रांच में जब महिलाएं होती हैं, देखो बैंकों में बहुत सारे ऊंचे पदों पर आपको महिलाएं मिल जाएंगी, आपको ब्रांच मैनेजर्स मिल जाएंगी, आमतौर पे मिल जाएंगी। अभी मैंने न्यूज़पेपर में सुना और वीडियो भी देखी कि गंगानगर, जो कि राजस्थान में है, वहां आरएमजीबी बैंक है, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। एक आदमी चाकू लेके आ गया, ये अभी एक हफ्ता पहले की बात है, चाकू लेके आ गया ऐसे। और वो वीडियो मैंने देखी कि जो वहां के पुरुष सदस्य थे वो डर गए सारे, वो कहता पैसे निकालो। लेकिन वहां की जो ब्रांच मैनेजर थी वो एक लड़की थी, लेडी थी, मतलब यही उसकी एज होगी 30-32 साल के करीब। वो उसके आगे होगी और उसने वो चाकू उससे ले लिया, इतनी बहादुरी दिखाई और उसने उस आदमी को भगा दिया। तो कहने का मतलब, महिलाएं प्रबंधन में और हर क्षेत्र में अच्छा कर सकती हैं। अब इस समय जितनी भी बैंकों की चेयरपर्सन वुमेन है वो आप याद कर लीजिए। माधवीपुरी बुच्च है, उनका नाम याद होना चाहिए आपको। तो यदि आप एक महिला कैंडिडेट हैं, एक लड़की हैं आप, और आप इंटरव्यू देने जा रही हैं, तो कौन कौन से बैंक में वुमेन चेयरपर्सन है वो आपको पता होना चाहिए। तो बैंक में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तभी तो महिलाएं उच्च पदों तक पहुंच जाती हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए महिला सशक्तिकरण के बारे में। इसके अलावा हमारी प्रेसिडेंट भी तो फीमेल है, क्योंकि जो मेल हैं उनके मन में ये भ्रम है कि हम ही हैं सब कुछ, जबकि ऐसा नहीं है, महिलाएं भी अच्छा कर सकती हैं। और लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट वाली फीलिंग जब आएगी तो ही लोकतंत्र सक्सेसफुल होगा, डेमोक्रेसी बचेगी। और वो कब होगा? जब वो वुमेन की पार्टिसिपेशन होगी, जब महिलाओं के पास निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। मान लो किसी महिला को एमपी बना दिया जाता है या मिनिस्टर बनाया जाता है, तो वो फिर भी सोच लेती है महिलाओं के बारे में कि हाँ ये काम भी तो करना है। नहीं तो हमें पता ही नहीं होता कि महिलाओं की जरूरतें क्या होती हैं। ठीक है। भारत की सफलता की यात्रा में बैंकिंग क्षेत्र का क्या योगदान रहा है? बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत में भारत में देखो, भारत की सफलता की बात करें तो कुछ ऐसे माइलस्टोन हैं जो भारत में ऐसे हुए जिनसे पूरे देश को बदल करके जिन्होंने रख दिया। वो कौन कौन से माइलस्टोन थे? देखो, मैंने कल कुछ ईयर्स आपको याद कराए थे। एक तो 1969 याद कराया था, एक 1980 कराया था, है ना? कल हमने सारा लिस्ट आउट करा था, जब हम बैठे थे वैसे ही बात कर रहे थे, तब हमने ये लिस्ट आउट करे थे। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें, आप कहो सर इंडिया में बैंकिंग सेक्टर ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है। सर 1969 में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद देखो क्या हुआ। हालांकि उससे पहले ही हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, वो तो उससे पहले स्टार्ट हो गई थी 1969 से पहले। लेकिन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें क्या था, किसानों को अच्छे बीज, फार्म मैकेनाइजेशन, इन सारों की फैसिलिटीज किसने दी है?
बैंकों ने ही तो दी ना। और देखो एक ऐसी स्कीम जो बहुत पॉपुलर स्कीम है और हर किसान के पास वो होता है, क्या होता है? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। कितनी अच्छी स्कीम है। तो आज कोई किसान है तो वो, देखो आपको हाउसिंग लोन हो सकता है किसी बैंक में मिले ना मिले, लेकिन केसीसी ऐसा लोन है जो आपको आमतौर पर मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो केसीसी जैसी क्रांतिकारी स्कीम ने किसानों की तकदीर बदल करके रख दी है। और एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें सर, आज की तारीख में हम बात करें तो जितनी भी गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं वो बैंकों के द्वारा ही लोगों तक पहुंचाई गई हैं। इसके एग्जांपल दीजिए, जैसे जनधन। क्या जनधन को बैंकों ने पहुंचाया? बिल्कुल पहुंचाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा, चलो ये दो योजनाओं की हम बात करें, ये सरकार की वो योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की। तो ये सारी योजनाएं जो कि लोगों के लिए। इसके अलावा एक वर्ड आप याद करिए, जैम। जैम ट्रिनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं जैम त्रिसूत्र। जैम कहा जाता है जनधन, आधार और मोबाइल। आज की सरकार हमारी जैम पर चल रही है, जनधन, आधार और मोबाइल। यदि जनधन, आधार और मोबाइल है तो देखो इसने सारा कुछ चेंज कर दिया। सब्सिडी आ रही है। सब्सिडी कैसे आ रही है? अकाउंट्स में आ रही है। तो इसकी छीजत को रोका, जो पैसा वेस्ट होता था। इसके अलावा अब देखो, अभी बहुत सारा कुछ हमने लिख दिया। अब हम इसको पूरे पूरे वर्ड्स में लिखते हैं। आप कहिए कि सर जब देश को खाद्यान्नों की जरूरत थी उस समय हरित क्रांति में बैंकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसी काल में बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था और बैंकों ने ग्रामीण विकास में बहुत योगदान दिया। सर आज की बात करें तो गवर्नमेंट की ज्यादातर इंपॉर्टेंट स्कीम्स बैंकों के माध्यम से ही संचालित की जा रही हैं, जैसे जनधन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और हाँ, आज सरकार जैम अर्थात जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से लोगों तक उनके बेनिफिट्स पहुंचाने में जुटी है। और सरकार ने इस योजना को क्या नाम दिया है? डीबीटी। डीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार कर रही है। और ये भी किसके माध्यम से संभव हो पाया? बैंकों के माध्यम से संभव हो पाया। आज बैंक जैम में से जनधन और आधार तो बैंक के माध्यम से ही बन रहे हैं, और लोगों के घरों तक, लोगों के हाथों तक उनके बेनिफिट्स को पहुंचाया जाना ये बैंकों के द्वारा ही संभव हुआ। तो अब देखो इस आंसर के कीवर्ड्स क्या हैं। एक तो जैम है जो कोई भी नहीं बोलेगा, एक डीबीटी है, ये आप बता सकते हैं, ये जनधन, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई ये बता सकते हैं, और जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बता सकते हैं। ये एक बेसिक सी बात है जो आज हर कोई देख रहा है कि बैंक में खाता होना तो एक बहुत ही जरूरत की चीज होगी जो हर किसी का होता है। बाकी देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह वो तो है ही है, लेकिन अब इतनी ऊंची बातें तो अपने क्या करेंगे। छोटा सा आंसर है। बैंक एश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? यह अच्छा है या बुरा है? बैंक एश्योरेंस, सर बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है बैंक के द्वारा बीमा उत्पादों का विक्रय। व्हेन अ बैंक सेल्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इट इज कॉल्ड बैंक एश्योरेंस। बैंक जब बीमा के उत्पाद बेचता है तो उसे बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। बैंक क्या करते हैं, वो किसी कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर उस कंपनी के साथ वो क्या बन जाते हैं? उसके कॉरपोरेट एजेंट बन जाते हैं। जैसे देखो, बीमा कंपनीज के एजेंट्स होते हैं, वैसे बैंक उनके कॉरपोरेट एजेंट्स बन जाते हैं, और बैंक अपने कस्टमर्स को बीमा पॉलिसीज बेचते हैं और बैंकों को उससे कमीशन की प्राप्ति होती है। अब देखो हर काम के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। हर काम के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि बैंक को इनकम होती है, इससे बैंक की इनकम बढ़ती है, ये इसका फायदा है। इसका नुकसान क्या है बताइए? और कौन सी इनकम बढ़ती है? फंड बेस्ड इनकम बढ़ती है, नॉन फंड बेस्ड इनकम बढ़ती है? कल बताया था नॉन फंड बेस्ड इनकम। यहाँ पर जो इनकम आती है वो कमीशन के रूप में आती है, तो ये इसका बेनिफिट है। और बताओ इसका नुकसान क्या है?
नुकसान क्या है इसका? इससे जो सर कई बार मिस सेलिंग भी हो जाती है। ग्राहकों का जो विश्वास होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग बैंक में जैसे एफडी होती है उस तरीके से इंश्योरेंस में पैसा लगा देते हैं, ये समझ के कि हम बैंक में लगा रहे हैं, उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता। फिर कई बार शेयर मार्केट में पैसा लग जाता है, फिर वो पैसा कम हो जाता है, तो वो बैंकों के ऊपर विश्वास में कमी होती है। तो ये आप बता सकते हैं, और लोगों के साथ होता है, क्योंकि बैंक क्या करते हैं, जो उनको कमीशन मिलता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने एम्प्लॉयज में भी बांटते हैं। तो जब वो हिस्सा एम्प्लॉयज में बढ़ता है तो एम्प्लॉयज भी जहां उनको बेनिफिट होता है, तो कई बार वो लोगों को गलत गाइड भी कर देते हैं इससे। और दूसरी बात, एम्प्लॉयज का ध्यान अपने कोर कामों से हट करके बैंक एश्योरेंस में लग जाता है, इसलिए इससे बैंकों का कोर वर्क प्रभावित होता है, जो असली बैंकों का काम है। तो ये बातें आप इसमें बता सकते हैं। निवेश बैंक व खुदरा बैंक में क्या अंतर होता है? अर्थव्यवस्था के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड रिटेल बैंकर, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी? सर बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। या दो तरह के बैंकर्स हैं, उनके डिफरेंस आपको मैं बता देता हूं। एक तो लिखा है इन्वेस्टमेंट बैंकर और एक है रिटेल बैंकर। देखो, रिटेल बैंकर होते हैं, रिटेल बैंक्स होते हैं जो रिटेल बैंक, रिटेल का मतलब क्या होता है? परचून, परचून मतलब जो छोटा छोटा काम करते हैं। जिन बैंकों को हम देखते हैं वो रिटेल बैंकर ही तो होते हैं, जो क्या काम करते हैं? लोगों से डिपॉजिट लेना और एडवांसेस देना। ये काम कौन करता है? रिटेल बैंकर करते हैं। लेकिन जहां तक हम इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं? ये फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये फंड रेजिंग क्या होती है? जैसे मान लो कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाह रही है। अब आईपीओ लाने की जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारों को नहीं आती होती, तो वो अपना एक बैंक हायर करती है। तो बैंक उनको एडवाइज करते हैं। फंड देखो, शेयर लाने का, आईपीओ लाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट से फंड रेज करना। तो बैंक ये कंपनीज को एडवाइज करने का काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं मार्केट से फंड रेज करने में। तो इनको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर, यानी जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने में कंपनियों की हेल्प करते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर केवल कंपनियों के ही नहीं होते, ये सरकारों के भी हो सकते हैं। ये इनमें फर्क होता है, तो जमीन आसमान का अंतर है इनमें। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो इन्वेस्टमेंट लेने में हेल्प करते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। और जो रिटेल बैंकर वो होते हैं जो रिटेल बैंकिंग से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और एडवांसेस देना। ठीक है। जैसे अब एक लाइन इन्होंने लिखी कि सर मिस सेलिंग तो इंश्योरेंस कंपनी भी करती हैं। ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपने कहा कि किसी से पूछा कि आपने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि सर चोरी तो एक्स भी करता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? यहां पर हम एक गलत चीज को दूसरी गलत चीज से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक वीक आर्ग्यूमेंट है। इंश्योरेंस कंपनीज में किसी ने मिस सेलिंग करी, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम बैंकों की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भी करती है मिस सेलिंग तो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अपनी बात करनी है। ठीक है। किसी कंपनी को लोन देने से पहले उसका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर देखा जाना क्यों जरूरी है? ठीक है। हाँ ठीक है के जी, कोई बात नहीं। किसी कंपनी को लोन देने से पहले उसका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर देखा जाना क्यों जरूरी है? देखो, दो वर्ड यहां लिखे हैं, डेट और इक्विटी। हिंदी में कहें तो ये है ऋण, ये है समता। देखो, हमें बाजार से पैसा दो तरीके से मिल सकता है। या तो या तो हमें लोन के रूप में मिलेगा। मैंने मार्केट से पैसा लेना है, मेरा कोई मान लीजिए बिजनेस है, तो मार्केट मुझे पैसा
या तो लोन के रूप में देगा कि इतनी ब्याज देनी है आपने, या फिर मुझे पैसा मिलेगा शेयर के रूप में, जिसमें लोग मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाएंगे, या मैं खुद अपना पैसा बिजनेस में लगा दूंगा और हिस्सेदार बनेंगे तो फिर फायदा भी होगा नुकसान भी होगा, सारा कुछ उठाना पड़ेगा। फायदा होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है कि ब्याज से ज्यादा आपको मिल जाए। तो ये डेट और इक्विटी की बात हो रही है, ठीक है। किसी कंपनी को लोन देने से पहले उसका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर देखा जाना क्यों जरूरी है? देखो, कंपनी कंपनी के कौन होते हैं? प्रोमोटर। प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, वो कंपनी के प्रोमोटर होते हैं। मान लो कि प्रोमोटर्स का खुद का पैसा ही नहीं लगा हुआ कंपनी में, और ज्यादातर पैसा उन्होंने लोन लेके काम चला रहे हैं, बैंकों से लोन लिया हुआ है, लोगों से लोन लिया हुआ है, उनका खुद का पैसा नहीं लगा हुआ बिजनेस के अंदर, तो हम कहेंगे डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है। इसका मतलब स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम है कि जो गेम आप खेल रहे हो उसकी मार आपके ऊपर तो पड़ेगी नहीं। यदि मान लो भगवान ना करे वो कंपनी अच्छा बिजनेस ना कर पाए, हो सकता है कि वो कंपनी फेल हो जाएगी। कंपनी फेल हो जाएगी तो आपको तो नुकसान उतना ही होगा ना जितना आपने उसमें पैसा लगा रखा था। बाकी नुकसान तो उन लोगों का हुआ जिन्होंने आपको लोन दिया था, वो वसूलते रहेंगे। कहाँ से वसूलेंगे? इसका मतलब जब हम किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि क्या जो प्रमोटर्स हैं उनकी इक्विटी उसमें है, उनकी कितनी इक्विटी है, यानी स्किन इन द गेम है या नहीं है, उनकी खुद की चमड़ी पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ये डेट इक्विटी स्ट्रक्चर देखने का मतलब होता है। ये क्वेश्चन किसी कॉमर्स वाले बच्चे से पूछा गया था, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहो सर इक्विटी से मतलब है कि स्किन इन द गेम की बात कर रहे हैं। यदि आप शार्क टैंक इंडिया सीरियल आपने देखा है, उसमें आमतौर पर वो बोलते थे कि स्किन इन द गेम तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत आपका खुद का पैसा भी होना चाहिए। यानी जो लोग कंपनी को चला रहे हैं उनका खुद का पैसा भी बिजनेस में होना चाहिए। इसलिए यदि खुद का पैसा इक्विटी के रूप में लगा होगा तो क्या होगा, वो कंपनी को चलाने वाले लोग फिर ज्यादा सीरियसली काम करेंगे, गंभीरता से कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेट और इक्विटी के बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स का बैंक में उस कंपनी में कितना पैसा लगा है, ताकि क्या उस कंपनी को लोन दिया जाना उचित है या नहीं है। ये है डेट इक्विटी एनालिसिस। एनपीए, इसका वर्गीकरण व वसूली के साधन क्या हैं? इसकी पूरी एक क्लास रखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वो इसके ऊपर ही होगी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। परक्राम्य विलेख अधिनियम क्या है? व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? देखो, ये एक कानून है जो कि 1881 में पारित किया गया। जब मैंने पहली बार सुना कि ये 1881 में पारित किया गया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि आज की तारीख तक ये कानून कैसे चल रहा है। इस सवाल का उत्तर मुझे किसी ने नहीं दिया उस समय, लेकिन बाद में जब मैंने संविधान को पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, 20 बार पढ़ा, 30 बार पढ़ा, तो वहां से मुझे उसका उत्तर मिला। क्योंकि हमारा संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी गई, उसमें यह लिखा गया कि जो कानून आज से पहले चल रहे हैं वो सारे चलते रहेंगे। तो इस कारण से हाँ, उसमें एक कंडीशन डाली गई कि वो कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये था, ये कानून अंग्रेजों ने पारित किया था, तो 1881 में पारित किया था। अब ये है क्या सर? ये कानून जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कार्य करता है। अब इसका नाम हम ज्यादातर कहां सुनते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? इसका नाम आमतौर पर मैं दो जगह सुनता हूं। एक तो अखबार में न्यूज आती है कि चेक अनादरण पर 2 साल की कैद
ऐसे लिखा होता है ना, चेक डिसऑनर हो गया और 2 साल की कैद होगी। तो चेक अनादरण पर 2 साल की कैद होगी। किसी आदमी ने किसी को चेक लिख के दिया 5 लाख रुपए का, मान लो उसके खाते में 5 लाख रुपए नहीं थी, इनसफिशिएंट फंड्स थे या एक्सीड्स अरेंजमेंट था, बैंक ने कहा पैसे नहीं है खाते में, उस आदमी ने केस कर दिया। तो इस एक्ट की धारा 138 ये कहती है कि यदि कोई आदमी, किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो उस आदमी को 2 साल की कैद, और यहां एक वर्ड ध्यान रखना, 2 गुना जुर्माना, ध्यान देना, या दोनों। देखो 2 गुना जुर्माना देना है, 2 गुना तो फाइन लग गया ना, जो मूल है वो तो देना ही देना है। इसका मतलब आदमी को कितने गुना पैसे देने पड़ गए, 3 गुना देने पड़ गए। तो 2 गुना जुर्माना, 2 साल की कैद, या दोनों हो सकते हैं। ये किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 138 में लिखा हुआ है। तो इतनी भयंकर धारा है इसके अंदर, इसी कारण लोग किसी को चेक देने से डरते हैं। आपसे पूछ ले कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा आम जनता के बीच में यूज में रहता है, वो है 138। सेक्शन 138 के मुताबिक यदि कोई आदमी किसी को चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो 2 साल की कैद या 2 गुना जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके लिए करना क्या होता है, जैसे मान लो किसी आदमी ने मेरे को चेक दिया तो मैं उसको 1 महीने का नोटिस दूंगा। 1 महीने का नोटिस दिया कि मैंने आपका चेक डाला था, बैंक से वापस आ गया है मेरे पास, बैंक वालों ने लिख के दे दिया, 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे उसको नोटिस देना है। फिर मैंने उसको नोटिस दिया, नोटिस में मुझे 15 दिन का टाइम देना है कि 15 दिन का टाइम है, पैसे दे दे नहीं तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। तो ये इसमें है। एक तो यहां सुनने को मिलता है चेक अनादरण से संबंधित, चेक डिसऑनर बोलते हैं इसको। दूसरा ये हमें कहां सुनने को मिलता है, दूसरा ये हमें सुनने को मिलता है जो बैंकों की छुट्टियां होती है ना, जब उनकी घोषणा होती है तो उसके नीचे लिखा होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी गई पावर्स के अनुसार। तो छुट्टियों की घोषणा करने की जो शक्तियां है ना, वो भी इसी के अंदर लिखी हुई हैं। तो इससे संबंधित यहां पर भी हमें अक्सर देखने को मिलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कल जो हमने एक्ट करे थे उसमें से 2 एक्ट आपको बता दिए, एक और लिख लीजिए उसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और इसकी बहुत सारी धाराएं हैं। इस सेशन में हमने तकरीबन 15 क्वेश्चंस किए हैं। फिर से मैं बता दूं, यदि आपका इंटरव्यू है तो आप 9413372310 पर एड में इंटरव्यू लिख के जरूर भेज देना, क्योंकि मैंने कई फाइल्स बनाई हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। तो आज के लिए हम इस सेशन में इतना ही करते हैं। आगे कोई सेशन होगा, अपना फोन आप वो रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप लाइव देखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी इस सेशन में हम इतना ही करते हैं, अभी के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।